बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे समास। समास जो है शब्द निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली जो है तीसरी प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया के अंतर्गत उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण, दूसरे में जो है प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण और तीसरी प्रक्रिया जो है समास द्वारा शब्द निर्माण। तो बच्चे जो है समास द्वारा शब्द निर्माण प्रक्रिया में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि समास के द्वारा कैसे शब्द बनते हैं और समास जो है क्या होता है। तो समास जो है वो प्रक्रिया है जिसमें दो स्वतंत्र शब्द जो है अलग अलग अर्थ रखने वाले आपस में मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं जिसका नया अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है पास पास आना। इस प्रक्रिया में जो है कभी विभक्तियों का लोप होता है, कभी जो है अन्य बीजीय शब्द जो जुड़ करके मिल जाते हैं और कोई नया शब्द हमें मिलता है। इस प्रक्रिया को जो है हम समास कहते हैं। समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण जो है तीन तरह से होता है। पहला है तत्सम से तत्सम शब्द मिलते हैं तब जो है समास बनता है। जैसे स्नान गृह, तो स्नान जो है तत्सम शब्द है और गृह भी तत्सम शब्द है। जो पूरा शब्द बनेगा स्नान गृह, स्नान के लिए गृह। इसी प्रकार राष्ट्र पिता, तो राष्ट्र भी तत्सम शब्द है और राष्ट्र का पिता जो है ये पिता भी तत्सम शब्द है। दूसरी के अंतर्गत प्रक्रिया क्या आता है तद्भव और तद्भव द्वारा जो है मिलकर के नए शब्द बनना। इनमें दोनों शब्द तद्भव होते हैं। जैसे घुड़सवार, घोड़ा भी जो है हिंदी तद्भव शब्द है और सवार भी तद्भव शब्द है। उसी प्रकार बैलगाड़ी, बैलों के लिए गाड़ी, इसमें जितने शब्द हैं सब तद्भव शब्द हैं। इसी प्रकार तीसरा है विदेशी प्लस विदेशी, अर्थात जो है विदेशी शब्द दोनों होते हैं, दोनों के मिलने से जो है नया जो है समासिक शब्द बनता है। जैसे हवाई जहाज, हवाई भी जो है विदेशी शब्द है, जहाज भी है। उसी प्रकार जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, जेब भी जो है विदेशी भाषा का शब्द है, खर्च भी विदेशी भाषा का शब्द है। इस प्रकार से जो है विदेशी शब्द मिलकर के जो है ये शब्द बनते हैं। जैसे हवाई जहाज, जेब खर्च। बच्चों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर के बनते हैं, जिनमें दोनों की भाषाएं अलग अलग होती हैं लेकिन फिर भी वो मिलकर के जो है एक समासिक शब्द बनाते हैं। जैसे टिकट घर, तो टिकट जो है अंग्रेजी शब्द है और घर ही तद्भव शब्द है, लेकिन दोनों को मिलकर के टिकट घर बना। उसी प्रकार खाना है। इस प्रकार जो है शब्द समास के द्वारा तत्सम मिलकर के शब्द बनते हैं, तद्भव मिलकर के शब्द बनते हैं और विदेशी मिलकर के जो है शब्द बनते हैं। अब बच्चों जो है समास में जो प्रमुख बात है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समास में दो पद मिलते हैं। पहले पद को जो है प्रथम पद या पूर्व पद कहा जाता है, दूसरे पद को दूसरा पद या उत्तर पद कहा जाता है। दोनों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। अर्थात क्या है कि समास बनने में दो शब्द या दो से अधिक शब्द मिलते हैं। पहले शब्द को पूर्व पद या पहला पद कहते हैं, दूसरे शब्द को दूसरा पद या उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों को मिलाने से जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। और जब इनको तोड़ा जाता है तो जो शब्द बीच से लुप्त होते हैं या जो शब्द आपस में आके मिलते हैं या जो विभक्तियां मिलती हैं वो पुनः वापस आ जाती हैं और समास को जो तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। बच्चों इस समास प्रक्रिया में जो है तीन चीजें आप देखिए। पहला पद जिसे पूर्व पद कहते हैं, दूसरा पद जिसे उत्तर पद कहते हैं, दोनों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे जो है समस्त पद कहते हैं। और बच्चों एक बात और भी है कि समासिक प्रक्रिया के अंतर्गत नियमानुसार अगर संधि हो रही है तो वह संधि भी होगी। समासिक शब्द होने के बाद भी कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिनमें संधि भी होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और अब हम आते हैं अपने मुख्य बात पर जो है, तो समास के ये हो गए समास। अब आते हैं समास के भेद। तो समास के बच्चे जो 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। बच्चों क्रम से हम चलते हैं। पहला आता है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो है
पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौड़ होता है। प्रधान का मतलब है मुख्य पद जो सब आगे ही आगे दिखेगा, और गौड़ का मतलब जो कम महत्व का है अर्थात महत्वहीन है। और इसमें जो है पहला पद प्रधान और दूसरा पद गौड़ होता है। और इसमें बच्चों दूसरी बात ये आई कि अव्यय, पहला पद प्रधान होता है एवं अव्यय होता है। तो बच्चों सबसे बड़ी बात ये आई है कि अव्यय क्या होता है। आपने पिछले क्लासों में अव्यय के बारे में पढ़ा है, लेकिन बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होगा कि अव्यय क्या होता है। तो आइए अव्ययी भाव समास पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग अव्यय के बारे में जानकारी करते हैं। बच्चों आपने जो है व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द के दो भेद पढ़े हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो है परिवर्तनशील होते हैं, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया 4 प्रकार के शब्द आते हैं। अविकारी शब्द, इसमें भी 5 प्रकार के शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अविकारी शब्दों की एक विशेषता होती है कि यह शब्द लिंग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हैं। बच्चों इन्हीं अविकारी शब्दों को दूसरे नाम से या दूसरा नाम जो इनका है अव्यय है। अव्यय का मतलब होता है जो कभी व्यय ना हो, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं। और ये अव्यय हमने आपको बताया 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इस समास में एक विशेष बात और है कि जो समस्त पद बनेगा आपका वह क्रिया विशेषण की तरह कार्य करेगा। जो समस्त पद बनेगा वह क्रिया विशेषण की तरह कार्य करेगा। तो अव्ययी भाव समास में क्या बात है कि पहला पद प्रधान होगा, पहला पद अव्यय होगा, दूसरा पद गौड़ होगा, और जो समस्त पद बनेगा वह जो है क्रिया विशेषण की तरह कार्य करेगा। देखिए उदाहरण, आजन्म, जन्म से लेकर, आमरण, मरने तक, भर पेट, पेट भरकर, निर्भय, बिना भय के, रातों रात, रात ही रात में। अब देखिए बच्चे में देखिए कि आजन्म, आ शब्द यहाँ पे क्या है अव्यय है, और दोनों पूरा जो शब्द बन रहा है क्रिया विशेषण के काम कर रहा है। कैसे? आजन्म, जन्म तक, क्रिया की विशेषता बताई जा रही, कब तक क्रिया होगी? आजन्म। उसी तरीके आमरण है, फिर है भरपेट, पेट भरकर, अर्थात यह भी क्रिया विशेषता बताई जा रही है कि कैसा खाना खाया गया, भरपेट या भर जो भी काम हुआ। उसी तरीके निर्भय, कैसे? बिना भय के, क्रिया की विशेषता कि बिना भय के जो है काम होगा। उसी प्रकार रातों रात। तो अन्य और भी उदाहरण आपको जो है पुस्तक में मिलेंगे। बच्चों अब हमारा जो दूसरा जो समास है कर्मधारय समास है। इस समास की विशेषता होती है कि इसमें दूसरा पद, इसमें जो है दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौड़ होता है। इसके अलावा जो है इस कर्मधारय समास की विशेषता क्या है कि इसमें विभक्तियों का लोप होता है। कर्मधारय समास में जो विभक्तियां होती हैं उनका लोप होता है। और ये विभक्तियां क्या है? जो कारक हमारे होते हैं, कारक की जो विभक्तियां होती हैं उनका जो है लोप होता है, वो बीच से गायब हो जाती है, नया शब्द बन जाता है। बच्चों आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि जो विभक्तियां होती हैं, जो कारक होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। लेकिन इसमें ध्यान देने की यह बात है कि कर्ता कारक और संबोधन कारक दोनों में से कर्मधारय समास से बाहर है, इनके अनुसार कर्मधारय समास नहीं बनता है। तो इसमें से जो है 6 चीजें, 6 जो है भेद हुए। कौन सा? पहला कर्म कारक, दूसरा करण कारक, तीसरा संप्रदान कारक, चौथा अपादान, 5वां संबंध और 6वां अधिकरण। बच्चों एक 7वां भेद है जो इन विभक्तियों से अलग है, उसे न तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों अब हम जो है इनको क्रमशः देखते हैं कि कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति को का लोप होता है।
कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति को लोप होता है। इसके उदाहरण देखेंगे। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ग्राम गत, ग्राम को गत, परलोक गमन, परलोक को गमन। इसी प्रकार जो है दूसरा है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास की जो विभक्ति है से और के द्वारा। इसके भी उदाहरण देखते हैं बच्चों। भयाकुल, भय से आकुल, शिक्षक दत्त, शिक्षक के द्वारा दत्त, निराला रचित, निराला के द्वारा रचित, ज्ञान अर्जित, ज्ञान से अर्जित। इसी तरीके के आपको जो है अन्य उदाहरण भी मिलेंगे। अगला है बच्चों संप्रदान तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति होती है के लिए। तो इसके जो उदाहरण हैं पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, बैलगाड़ी, बैलों के लिए गाड़ी, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रेलगाड़ी, रेल के लिए गाड़ी एवं अन्य उदाहरण जो है इसमें मिलेंगे। इसके बाद जो है चौथा है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति होती है लेकिन इसमें अलगाव का भाव होता है, क्योंकि से विभक्ति करण तत्पुरुष में भी आपको मिल रही है और अपादान में भी मिल रही है। लेकिन अपादान में और करण में अंतर यह है कि इसकी से विभक्ति सामान्य रूप से है और अपादान में जो सी विभक्ति मिलेगी वो अलगाव का भाव प्रदर्शित करेगी। और इसके अलावा इसमें क्या है, इसमें भय, तुलना आदि का भी भाव आपको मिलेगा। जैसे भय मुक्त, भय से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित, पदच्युत, पद से च्युत, रोग मुक्त, रोग से मुक्त एवं अन्य उदाहरण इसके मिलेंगे। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। इसकी जो विभक्तियां हैं का, की, के और इसके जो उदाहरण हैं आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, प्रजापति, प्रजा का पति, नरेश वाला, नरेश की वाला, राजभवन, राजा का भवन, राजमहल, राजा का महल। इस तरीके के जो है अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। बच्चों अगला जो है इसका है छठवां भेद अधिकरण तत्पुरुष समास। इसकी विभक्तियां हैं में और पर। तो इसके उदाहरण देखिए। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, स्कूटर सवार, स्कूटर पर सवार, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ज्ञानवीर, ज्ञान में वीर, सर दर्द, सर में दर्द एवं अन्य उदाहरण इसके जो है मिलेंगे। बच्चों हमने आपको पहले बताया कि इन 6 विभक्तियों के अलावा एक 7वां भेद भी होता है जिसे न तत्पुरुष समास कहते हैं। इस न तत्पुरुष समास में जो है आपको जो चीज मिलेगी वो क्या है, नकारात्मक या अभावात्मक भाव मिलेगा। किसी चीज का अभाव हो या नकारात्मक भाव हो वहां पे न तत्पुरुष समास होगा। जैसे अनदेखा, जो ना देखा गया हो, अन्याय, जहां न्याय ना हो, बिन ब्याह, जिसका ब्याह ना हुआ, अभागा, नीरस, नहीं रस। ठीक है, इस तरीके के जो है अन्य उदाहरण आपको जो है। अब जो है समास का जो तीसरा प्रकार होता है वो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो है 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। क्या है पूर्व पद विशेषण? विशेषण क्या है, जो किसी की विशेषता बताए, ऐसा शब्द होगा जो किसी वस्तु की, व्यक्ति की विशेषता बताने वाला होगा। और उत्तर पद विशेष हो जिसकी विशेषता बताई है। और दूसरी स्थिति में क्या है, उपमान उपमेय का संबंध होता है। पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध होता है। उपमान उपमेय क्या है, उपमेय जिसकी विशेषता बताई जाए, उपमान जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए, जिससे तुलना की जाए। तो ये 2 स्थितियां जो है कर्मधारय समास में होती हैं। अब इनका जो है पहला पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष। इसका उदाहरण काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च की जो विशेषता बताई जा रही है, कैसी है मिर्च, काली है मिर्च। महात्मा, महान है जो आत्मा, महादेव, महान है जो देव। खलनायक, खल है जो नायक। इसमें देखिए हर उस पद पहले पद में विशेषण का प्रयोग किया गया है और अंतिम पद जो है विशेष्य का। इसी प्रकार जो है अगले में देखिए दूसरे पद उस स्थिति में उपमान उपमेय का संबंध। कनक लता, कनक के समान लता। कर कमल, कमल के समान कर। मातृभूमि, माता के समान भूमि। राजीव लोचन, राजीव है जो लोचन। रजनी बाला, रजनी रूपी बाला। तो ये जो है 2 स्थितियां कर्मधारय समास में आती हैं। बच्चों जो अगला है द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और अर्थ की दृष्टि से जो ये समस्त पद बनता है वो समूहवाची
होता है। जैसे उदाहरण देखिए, सतसई 700 का समूह, त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, वेणी मतलब यहाँ पर नदी होता है, पंचवटी 5 वटों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, त्रिफला तिरंगा, ऐसे जो है अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जो द्विग समास के अंतर्गत आएंगे, जिनका पहला पद जो है संख्यावाची होगा और अर्थ की दृष्टि से पूरा पद जो है समूहवाची होगा। चौराहा, तिराहा, चवन्नी, अठन्नी, इस तरीके के अनेक उदाहरण जो है आपको मिलेंगे। इसके बाद अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। इन शब्दों के बीच में जो है योजक चिन्ह लगा होता है, जब इनका विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह जो है सामने आ जाता है, प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, नाना नानी, तो नाना और नानी, दादा दादी, दादा और दादी। इसी प्रकार जो है मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा, इस तरीके के जो उदाहरण आपको मिलेंगे, दाल रोटी सब्जी सलाद, ये सारे जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। बच्चों अब जो है समास का अगला जो भेद है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की विशेषता ये होती है कि इसमें ना पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। ऐसे शब्द जो है किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष के लिए जो है रूढ़ शब्दों की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे 10 आनन, 10 हैं जिसके आनन, अर्थात कौन है, रावण। चतुर्भुज, 4 हैं जिसके भुजाएं, अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीत है, पीले हैं जिनके अंबर, पीत है जिसका अंबर, अर्थात जो है विष्णु। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात जो है गणेश जी। त्रिनेत्र, 3 हैं जिसके नेत्र, अर्थात शिव जी। इस तरीके के जो भी उदाहरण होंगे। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, हाथ में जिसके, पानी मतलब हाथ, वीणा है पानी में जिसके, अर्थात जो है सरस्वती। इस तरीके के जो भी उदाहरण हैं वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। बच्चों इनमें जो है न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद, बल्कि किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बच्चों ये जो थे समास के 6 भेद थे। अब जो है एक चीज ये देखते हैं कि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में बहुत से शब्द ऐसे मिलेंगे जिनमें हमको भ्रम होता है कि कौन सा जो है बहुव्रीहि समास है, कौन सा जो है कर्मधारय समास है। तो इसके जानने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि जैसा हम जो है विग्रह समास का करेंगे वैसा ही वही जो है समास कहलाएगा। देखिए जैसे पीतांबर, तो पीतांबर का 2 तरीके से जो है विग्रह हो सकता है। एक है पीत है जो अंबर, अर्थात पीला है जो वस्त्र, तो यहाँ पे वस्त्र की विशेषता बताई जाती है, विशेषण विशेष है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। इसी का दूसरा विग्रह पीतांबर का होगा, पीत है जिसके अंबर, अर्थात विष्णु जी अगर हम लिखते हैं तो यह जो है बहुव्रीहि समास होगा। इसी प्रकार कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ पे नयन की विशेषता, नेत्रों की विशेषता बताइए कि कैसे कमल के समान है। अगर ऐसा विग्रह हम करते हैं तो कर्मधारय समास होगा। और कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु जी, तो यहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास होगा। बच्चों इसी प्रकार बहुव्रीहि समास और द्विग समास में भी अंतर होता है। जैसे देखिए तिरंगा, 3 रंगों वाला, अर्थात भारत का झंडा, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और अगर यही कहा जाए 3 रंगों का समूह, तो यहाँ पर जो है द्विग समास हो जाएगा। उसी तरह की त्रिलोचन है, 3 लोचन का समूह, तो ये जो है द्विग समास होगा। और त्रिलोचन 3 नेत्रों वाले अर्थात शिव जी, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। उसी प्रकार चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह, तो यहाँ पर जो है द्विग समास होगा। और 4 मुखों वाले अर्थात ब्रह्मा जी, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बच्चों जो है ये है समास के प्रकार और भेद, और जो है बहुव्रीहि कर्मधारय में अंतर और बहुव्रीहि और द्विग समास दोनों में अंतर। बच्चों इसके बाद जो है एक चीज और आती है कि इन समास में जहां आवश्यकता होती है नियमानुसार संधि होती है। और
और इसलिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि समास और संधि दोनों में क्या अंतर होता है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि समास में दो शब्दों का मेल होता है, शब्द दोनों स्वतंत्र रूप से रहते हैं। जैसे आप कोई भी उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे मातृभूमि, मातृरूपी भूमि, महादेव, महान है जो देव, खलनायक, खल है जो नायक, कोई भी शब्द अपना अस्तित्व जो है छोड़ नहीं रहा। उसी प्रकार संधि में क्या है, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं। पिछली क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, संधि के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। तो उसमें क्या है कि प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे का प्रथम वर्ण मिलता है, नया शब्द बनता है। और उन जो पहले के शब्द हैं उनकी ध्वनियां मिलकर के नया शब्द बनाती हैं। जैसे पुस्तकालय, देवालय, इस तरीके के जो भी सत्याग्रह, ये सारे शब्द जो है संधि के अंतर्गत जो है भी आते हैं, संधि के अंतर्गत आते हैं। और ये ही जो है संधि और समास में अंतर है। बच्चों जो है ये आपका क्लास वर्क है, इसमें जो है जितना आपको पढ़ाए गए हैं समास के भेद, इसका पूरा जो है फेयर कॉपी में नोटबुक आपको बना लेना है। अगर कोई प्रश्न है, कोई बातचीत है, कोई करना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।